12वीं कक्षा की फाइनल परीक्षाएं निकट है। हिंदी के अध्यापक विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम का पुनरावलोकन करा रहे हैं। एक विद्यार्थिनी की पूछने पर वो पल्लवन के विषय में विस्तार से समझाते हैं। देखो 12वीं कक्षा की परीक्षाएं नजदीक है, तो एक टीचर जो है ना उनको रिवीजन वगैरह करवा रहे हैं। तो एक स्टूडेंट उससे पूछती है कि सर पल्लवन के विषय में कुछ बताइए। तो टीचर पल्लवन के विषय को एक्सप्लेन करते हैं। पल्लवन का अर्थ है फैलाव या विस्तार। पल्लवन का अर्थ होता है एक्सपांशन। फैलाव और विस्तार का मतलब है एक्सपांड करना। जब किसी शब्द, सुक्ति, उदाहरण, लोकोक्ति, काव्य पंक्ति आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए दृष्टांतों अथवा उदाहरणों द्वारा उसका विस्तार किया जाता है तो उसे पल्लवन कहा जाता है। जब किसी वाक्य को, किसी लोकोक्ति, मुहावरे को, लोकोक्ति या मुहावरे को, कहावतों को बताने के लिए, बयान करने के लिए कुछ एक्सप्लेनेशन दिए जाते हैं, कुछ उदाहरण दिए जाते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के रूप में कहानियां या कविताएं वगैरह शायरी समझाई जाती है, उसको थोड़ा उस विषय को एक्सपांड किया जाता है, उसको पल्लवन कहते हैं। जहां निबंध में किसी विचार को विस्तार से लिखने के लिए कल्पना, प्रतिभा और मौलिकता का सहारा लिया जाता है, वही पल्लवन में विषय विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत ही किया जाता है। निबंध में चीजों को बहुत एक्सट्रीम लेवल पर डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ता है। उसको समझाने के लिए कल्पना, इमेजिनेशन, प्रतिभा, टैलेंट और मौलिकता, खराबपन, फैक्ट होने की जरूरत होती है। लेकिन पल्लवन में विषय विस्तार एक निश्चित सीमा में, एक लिमिटेड सीमा में ना, एक लिमिटेड क्षेत्र तक उसका एक्सप्लेनेशन होता है, ज्यादा उसको खींचा नहीं जाता। पल्लवन के लिए भाषा के ज्ञान के साथ साथ विश्लेषण, संश्लेषण, तार्किक क्षमता, अभिव्यक्तिगत कौशल की आवश्यकता होती है। पल्लवन में भाव विस्तार के साथ चिंतन का भी स्थान होता है। पल्लवन में भाषा की समझ, भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। इसमें ऑब्जर्वेशन की बहुत जरूरत होती है, एनालाइज करने की, संश्लेषण और विश्लेषण, ऑब्जर्वेशन और एनालाइज करने की बहुत जरूरत होती है। साथ ही साथ अभिव्यक्तिगत कौशल, एक्सप्रेशन के लिए बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज की आवश्यकता होती है कि आप कैसे किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। पल्लवन में भाव विस्तार के साथ चिंतन का भी स्थान होता है। पल्लवन को एक्सप्लेन करने में जो भाव विस्तार होगा, जो उसका बेसिक पॉइंट होगा, उसको एक्सप्लेन करने के लिए चिंतन का भी स्थान होता है, सोच विचार का। थोड़ी फिलोसॉफिकल बातें भी उसके अंदर हो सकती है। अध्यापक स्पष्ट करते हैं कि वैज्ञानिक युग में पलने बढ़ने के कारण आज की पीढ़ी लेखकों, कवियों, विचारकों आदि के मौलिक विचारों को समझने में अक्षम रहती है। अध्यापक ये एक्सप्लेन करते हैं कि आजकल के जो माहौल में जो जनरेशन है वो पुराने लेखकों, कवियों, फिलोसोफर्स की बातों को समझने में और समझाने में थोड़े पीछे, अक्षम, अयोग्य। पुराने जो लेखकों ने बातें बोली है, जो पुराने कवियों ने बातें बोली है, जो फिलोसोफर्स की बातें हैं, फिलोसफी है, आजकल की जनरेशन जल्दी उसको समझने के योग्य नहीं होती, ये टीचर एक्सप्लेन करते हैं। पल्लवन व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शारीरिक विकास के साथ मनुष्य का बौद्धिक विकास भी आवश्यक होता है। उत्कृष्ट वक्ता, बहुत अच्छा बोलने वाला, पत्रकार, जर्नलिस्ट, प्रोफेसर, नेता, वकील आदि को भी इस कला का ज्ञान होना चाहिए। पल्लवन सिर्फ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ साथ, देखो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या होता है कि फिजिकली आप कितने फिट है, कैसे कपड़े पहनते हैं, किस तरह से पेश आते हैं लोगों से, नाखून कटे हैं कि नहीं, बाल ठीक सलीके से, तरीके से बने हुए हैं कि नहीं। लेकिन उसके साथ साथ आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो भाषा है, आपके पास जो ज्ञान है, उसको भी बढ़ाने का काम पल्लवन करता है। मतलब पल्लवन से आप अपनी पर्सनैलिटी को भी आकर्षक बना सकते हैं। तो जितने बड़े अच्छे बोलने वाले स्पीकर है, बात करने वाले वक्ता है, पत्रकार है, प्रोफेसर लोग है, नेता है, वकील है, इनको भी इस कला का ज्ञान होना चाहिए पल्लवन का। इतना ही नहीं, कहानी लेखन, कहानी लिखना, संवाद लेखन, डायलॉग राइटिंग, विज्ञापन, समाचार, राजनीति के साथ साथ अन्य अनेक व्यवसायों में भी पल्लवन का प्रयोग होता है। कहानी लिखने में, डायलॉग लिखने में, एक्सप्लेन करने के लिए आपको पल्लवन की सहायता लेनी पड़ेगी। कोई भी फिल्म उठा के देख लो, क्या है, एक हीरो है, एक हीरोइन है, एक विलन है, पूरी फिल्म की कहानी इसी पे घूमती है। लेकिन हर फिल्म में जो एक्सप्लेनेशन का तरीका है वो कितना डिफरेंट है, उसको पल्लवन कहते हैं, वो पल्लवन कहलाता है। किस तरह से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, कहानी में कैसे बता रहे हो, हीरो क्या कर रहा है, हीरोइन क्या कर रही है, उन लोगों को। अभी आप ये पुष्पा फिल्म देखे, अगर आपने, अगर पुष्पा फिल्म देखोगे, कुछ नहीं, पुरानी नॉर्मल कहानी है। एक एंटी हीरो है जो एक चंदन की स्मगलिंग करता है, सैंडलवुड की, बराबर है ना। एक लड़की से उसको प्रेम हो जाता है और उस फिल्म में कुछ विलन है जो उसको हटाने के पक्ष में है और एक पुलिस वाला है जो उसको गिरफ्तार करने के पक्ष में है। अब ये कहानी हजारों फिल्में आप देख चुके हैं, लेकिन आप उस फिल्म की कहानी को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे डिटेल में आप बताते हैं, डायलॉग कैसे लिखते हैं,
किस तरह से डायलॉग लिखे गए, किस तरह से प्रेजेंट किया गया है, वो इस चीज को बड़ा प्रमुख बनाता है। तो फिल्मी कहानियां हो, नॉवेल्स हो, मैगजीन हो या न्यूज़पेपर में छपने वाली कोई समाचार की बातें हो, उसको कैसे एक्सप्लेन करना है वो पल्लवन से सहायता लेनी पड़ती है। पल्लवन की विशेषताओं को इस प्रकार लिखा जा सकता है: कल्पनाशीलता, मौलिकता, सृजनात्मकता, प्रवाहमयता, भाषा शैली, शब्द चयन, सहजता, स्पष्टता, क्रमबद्धता। पल्लवन को अगर विशेषताएं बतानी है पल्लवन की तो कौन सी है? कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन। मौलिकता, खरा होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी हो उसमें। प्रवाहमयता, एक फ्लो हो उसमें। भाषा शैली, लैंग्वेज का स्टाइल होना चाहिए। शब्द चयन, कौन से वर्ड्स आप चुनते हो। सहजता, इजीनेस, कितना इजीली आपने एक्सप्लेन किया। स्पष्टता, क्लैरिटी हो शब्दों की, विचारों की। और क्रमबद्धता, और जो एक सीरीज बनती है ना, सीक्वेंस बनती है, वो एक बराबर सीरीज में आना चाहिए। पल्लवन की दो शैलियां प्रचलित है। पल्लवन को लिखने के दो स्टाइल फेमस है। पहला, इसमें प्रथम वाक्य से ही लेखक विषय पर आ जाता है। पहला स्टाइल कैसा है? पहले सेंटेंस से ही लेखक सीधे टॉपिक पे आएगा कि वो किस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, डायरेक्ट। इसमें लंबी चौड़ी भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं होती। लंबी चौड़ी बातें करना, गोल मोल बातें करके फिर टॉपिक पे आना, नहीं। सर लंबी चौड़ी बातें करना कैसे? मतलब मान लीजिए तुम्हारा रिजल्ट आया, तुम फेल हो गए, भगवान ना करे, और तुम घर पे गए, पिताजी ने बोला क्या हुआ रिजल्ट, तो तुम भूमिका बनाते, ओ पापा क्या है ना, इस बार वो सब ना पढ़ाई में बहुत प्रॉब्लम हुआ, टीचर लोगों ने बराबर एक्सप्लेन भी नहीं किया था, और उसके बाद पेपर करेक्शन भी बहुत स्ट्रिक्टली हुआ। पिताजी बोलते मुद्दे पे आ, पापा फेल हो गया। समझे? घुमा फिरा की भूमिका बनाई, फिर आपने कहा। लेकिन पल्लवन में ऐसा नहीं। पहला स्टाइल है पल्लवन का कि आप डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं कि पिताजी ने बोला रिजल्ट क्या हुआ, फेल हुआ, खत्म। अच्छा, इसमें लंबी चौड़ी भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं होती। प्रारंभ से ही रोचक, उत्सुकतापूर्ण श्रृंखला में बंधे वाक्य लिखे जाते हैं। पहला स्टाइल, शुरू से ही इतने इंटरेस्टिंग वे में लिखा जाता है कि पल्लवन लिखते समय ही पढ़ने वाले को पता चल जाता है कि किसके बारे में बात की जा रही है। दूसरी शैली, कुछ विद्वानों के अनुसार इसमें प्रारंभ के 2-3 वाक्यों में भूमिका बनानी चाहिए, फिर 10-12 वाक्यों में विषय का विस्तार करें तथा अंत में 2-3 वाक्यों में समाप्ति करें। कुछ विद्वान कहते हैं कि पहले शुरू के 1-2 लाइन्स में आप पल्लवन की भूमिका बनाओ, क्या बोलना चाहते हो, किस बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, फिर 10 से 12 लाइन में उस टॉपिक को एक्सप्लेन करो, और आखिर में 2 से 3 लाइन में या 2-3 लाइन में उसको समाप्ति करो। मतलब शुरू की 2-3 लाइन, लास्ट की 2-3 लाइन, और बीच में 10-12 लाइन। मतलब 15-16 लाइन में तुम्हारा पल्लवन लिख के खत्म होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए, ऐसा कुछ विद्वान कहना चाहते हैं। पल्लवन की प्रक्रिया के निम्नलिखित सोपान है। पल्लवन का जो प्रोसेस होता है उसके ये जो पॉइंट्स है वो एक एक करके, सोपान मतलब सीढ़ियां, एक एक स्टेप समझो। विषय को भली भांति पढ़ना, उसके भाव को समझना, उस पर ध्यान केंद्रित करना, अर्थ स्पष्ट होने पर एक बार पुनः विचार करना। विषय को भली भांति पढ़ना, सबसे पहले जो टॉपिक आया पल्लवन लिखने के लिए उसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, उसके भाव को समझना, भाई किसके बारे में बात की गई है, क्या बोला जा रहा है, क्या कहने की कोशिश की गई है, उस पर ध्यान केंद्रित करना, फोकस करना पड़ेगा जो आप पढ़ेंगे और जो आपको लिखना होगा। अर्थ स्पष्ट होने पर एक बार पुनः विचार करना। जब अर्थ स्पष्ट हो जाता है, आपने क्लियर लिख दिया, उसके बाद एक बार वापस उस पर विचार करो कि जो आपने लिखा है क्या वो सही है। दूसरा, विषय की संक्षिप्त रूपरेखा बनाना, उसके पक्ष विपक्ष में सोचना। जो टॉपिक आप लिखने वाले हो पल्लवन का, उसके बारे में एक ब्रीफ में ना डिटेल्ड चीजें बना के रख लो, उसके बारे में विचार करो, पक्ष में भी विपक्ष में भी। क्या अगर मैं मान लो मैं कोरोना की बीमारी के बारे में बात कर रहा हूं, तो मेरे को इसके पक्ष में कि ये कितना मनुष्य जाति के लिए आवश्यक हुआ, कोरोना बीमारी मनुष्य के लिए कितनी आवश्यक हुई, कितना हमने डेवलप किया, कितने हम अलर्ट हुए अपनी फिजिक को लेके, अपने फिटनेस को लेके, इसका प्लस पॉइंट भी है और इसका नेगेटिव पॉइंट भी है कि आदमी फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली कितना डिस्टर्ब हुआ है, अपसेट हुआ है, वो भी। तो दोनों के बारे में विचार करना आपको जरूरी होगा। हाँ, फिर विपक्षी तर्कों को काटने के लिए तर्क संगत विचार एकत्रित करना। मान लो मैं कोरोना के बारे में एक पल्लवन लिख रहा हूं, तो एक तो मैं ये कहूंगा कि कोरोना बीमारी ने कितना हमको नुकसान पहुंचाया, नेगेटिव हुआ। दूसरा मैं ये बताऊंगा कोरोना बीमारी से हम फिटनेस के प्रति कितने जागरूक हुए, तो पॉजिटिव हुआ। तो मेरे दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि जो मेरे विपक्ष में है, कि अगर मैं पॉजिटिव लिख रहा हूं और तुम नेगेटिव बोल रहे हो, तो मुझे तुम्हारी नेगेटिव प्रश्न का उत्तर मेरे पास मौजूद होना चाहिए दिमाग में। उसके लिए तुमको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि अगर मैं कहूंगा कोरोना बीमारी मनुष्य के लिए अच्छी है, और अगर सामने वाला बोलेगा नहीं, तो उसके नहीं का उत्तर मेरे पास होना चाहिए। उसके बाद
उसके बाद असंगत विचारों को हटाकर तर्क संगत विचारों को संयोजित करना। व्यर्थ के विचारों को हटाओ और जो सही विचार है उसको सामने रखो और उस तरह से पल्लवन कंप्लीट करो। तीसरा, शब्द सीमा के अनुसार सरल और स्पष्ट भाषा में पल्लवन करना। सीधी सादी लैंग्वेज में पल्लवन करना चाहिए, साधारण शब्दों में पल्लवन करना चाहिए, सिंपल भाषा में, साधारण शब्दों में, डिफिकल्ट वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना, कॉम्प्लिकेट करने वाले शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साधारण सहज सरल भाषा में पल्लवन लिखना चाहिए। लिखित रूप को पुनः ध्यानपूर्वक पढ़ना। जब आपने एक बार लिख दिया पल्लवन, उसको वापस से ध्यानपूर्वक पढ़िए। पल्लवन विस्तार में और सदैव अन्य पुरुष में लिखा जाता है। पल्लवन एक्सप्लेन करते हुए एक्सपांशन के साथ और अन्य पुरुष में थर्ड पर्सन के रूप में लिखा जाता है। पल्लवन में लेखक के मनोभावों का ही विस्तार और विश्लेषण किया जाता है। पल्लवन में सिर्फ लेखक के मन के विचारों को प्रस्तुत किया जाता है, जो उसकी मन की भावना है, जो वो सोचता है, जो विचार करता है, उसी को प्रस्तुत करने का वहां पर खेल चलता है पल्लवन में। पल्लवन के बिंदु पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 84। पल्लवन में सुक्ति, उक्ति, पंक्ति या काव्यांश का विस्तार किया जाता है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ये सारे पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसको लेखक ने आप लोगों की याद में रहे, जानकारी में रहे, स्मरण में रहे, इसलिए ये पॉइंट्स लिख के दिया हुआ है। फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। पल्लवन के बिंदु पृष्ठ क्रमांक 84 पाठ्य पुस्तक से। पल्लवन में सुक्ति, उक्ति, पंक्ति या काव्यांश का विस्तार किया जाता है। पहला, पल्लवन के लिए दिए गए वाक्य सामान्य अर्थ वाले नहीं होते। तीसरा, पल्लवन में अन्य उक्ति का विस्तार नहीं जोड़ना चाहिए। कोई बाहर का दूसरा टॉपिक मत जोड़ दो। अगर तुमको मान लो एक उक्ति दी है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, मतलब दूसरों की भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, तो उसमें कोई दूसरा भलता पॉइंट मत जोड़ देना जिससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, इस पंक्ति का कोई लेना देना नहीं। 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, ये कहावत मत जोड़ देना इसमें, क्योंकि ये जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो ये अलग है, दूसरा कोई कहावत या उक्ति आपने जोड़ी वो अलग है, तो आपस में क्लैश करेगा। क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग ना करें, चीप वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें। चीप्स अभी कुछ लोगों ने क्लासरूम में पीछे बैठ के चिप्स खाया है। चीप शब्दों का इस्तेमाल ना करें, घटिया शब्दों का या हल्के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पल्लवन करते समय अर्थों भावों को एक सूत्र में बांधना आवश्यक है। पल्लवन करते समय जो टॉपिक होगा, उसके इमोशन और जो वर्ड्स होगा, उसको आपस में मर्ज करना बहुत जरूरी है। मतलब पल्लवन बहुत ध्यान से लिखना पड़ेगा। जैसा पल्लवन का विषय होगा, टॉपिक होगा, आपकी लैंग्वेज वैसी होनी चाहिए, ताकि वो जस्टिस कर सके, इंसाफ कर सके, न्याय कर सके जो पल्लवन आप लिखना चाहते हैं। विस्तार प्रक्रिया अलग अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत करनी चाहिए। जो पल्लवन का टॉपिक आप एक्सप्लेन कर रहे हो, अलग अलग नजरिए से, अलग अलग दृष्टिकोणों से, अलग अलग परसेप्शन के द्वारा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी चाहिए। पल्लवन में भावों विचारों को अभिव्यक्त करने का उचित क्रम हो। सीरीज में विचारों को प्रकट करिए। पहला विचार, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। सारे विचार आपस में गड़बड़ नहीं होने चाहिए। जो बोल रहे हो उसी पर टिके रहना जरूरी है। सीक्वेंस में आपके पॉइंट्स आने चाहिए, आपस में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आगे, वाक्य छोटे छोटे हो जो अर्थ स्पष्ट करे। हमेशा याद रखना, जब भी पल्लवन लिखो, फीचर लेखन हो, ब्लॉग लेखन हो, 12th के हिसाब से बोल रहा हूं, हमेशा वाक्य छोटे होने चाहिए। ज्यादा बड़े वाक्य मत बनाओ, क्योंकि बड़े वाक्य कंफ्यूजिंग होते हैं, खुद को तुमको उलझा देंगे। इसलिए हमेशा पल्लवन भी लिखोगे ना तो छोटे छोटे वाक्य का समावेश करना चाहिए। भाषा का सरल, स्पष्ट और मौलिक होना अनिवार्य है। जो भाषा में तुम लिख रहे हो वो सरल होनी चाहिए, इजी लैंग्वेज में लिखो, बोलचाल की भाषा में लिखो। लेकिन बोलचाल की भाषा वो टपोरी लैंग्वेज मत ले आना, जो लोकल लैंग्वेज होती ना, उसमें आप नहीं लिख सकते। आपको सही तौर पर पल्लवन लिखना है तो आप लोगों को किसी भी हालत में भाषा को सरल रखना जरूरी होता है। आखिरी पॉइंट, पल्लवन में आलोचना तथा टीका टिप्पणी के लिए स्थान नहीं होता। पल्लवन में किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, तुम किसी की गलतियां नहीं निकाल सकते। पल्लवन में सिर्फ अपने मन के भावों को, मन के विचारों को लिखना है, अलग अलग एंगल से, अलग अलग दृष्टिकोण और परसेप्शन से, पॉइंट ऑफ व्यू से। आप उस पल्लवन में किसी भी चीज की बुराई नहीं कर सकते, बस मन के भावों को प्रस्तुत करना होता है। क्लियर?